एक गांव की नदी के किनारे जाबाज रहता था। जाबाज का बेटा बबलू और बहू बबली की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी बेटी पीलू को जाबाज बहुत प्यार से पालता पोसता था। जाबाज नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था, उन्हें बाजार में बेचता था और उन पैसों से वो पीलू की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। पीलू अब बड़ी हो गई तो जाबाज उसे बोला, पीलू तू अब बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुझे मछलियाँ पकड़ना सिखा देता हूँ। पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में हूँ। कम से कम तुझे तेरे पैरों में तो खड़ा कर दूँ, उसके बाद तेरी शादी करवा दूँ बस। दादाजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। लेकिन जल्दी ही जाबाज की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाता है। मैं मछली पकड़ने का काम करूंगी दादाजी। बेटी मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन पीलू फिर भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है, मगर उस दिन उसे मछली नहीं मिलती है। पीलू इसके बाद मजदूरी का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। किसी दुकान में सेल्स गर्ल का काम करने के लिए ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? दादाजी मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ना, लगता है वही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। फिर जाबाज पीलू को नदी के किनारे लेकर जाता है। देखो पीलू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं हो। ये एक खानदानी राज है जिसकी मदद से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। ऐसा क्या राज है दादाजी? मछली पकड़ने के लिए मैं नूडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर जाबाज पीलू को नूडल से मछली पकड़ना सिखाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पीलू मछली पकड़ने लगती है। इसके बाद पीलू खुद से मछली पकड़ने आ जाया करती थी। दादाजी देखिए, मैं ये पैसे कमा के लाई हूँ आज की मछली पकड़ने से। वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर पीलू की शादी जाबाज अपने दोस्त के पोते से करवा देता है और पीलू और उसका पति मछलियों का बड़ा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। अब पीलू अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है, वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो,
और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो ना। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं, तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। एक जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था,
तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है। यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको, अभी कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी
रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो। इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली, तू? अरे पीलू, तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ में पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं।
उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी। उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। भोलापुर के जंगल में गरीब किसान पीलू रहती थी। वो दुर्गा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन दुर्गा जी की आरती करती थी और उन्हें खुशबू वाली अगरबत्तियाँ और लाल फूल भेंट करती थी। इस बार मैं जामुन की फसल उगाऊंगी और माँ दुर्गा देवी को उन जामुनों का भोग लगाऊंगी, लेकिन उसके बीज और पानी के लिए मुझे पैसे उधार लेने होंगे। पीलू जाबाज के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। जाबाज एक बहुत ताकतवर और बदमाश जमींदार था। पैसों के बदले में वो गरीब किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रखता था और फिर उनकी जमीन को हड़प लेता था। जाबाज सेठ जी, आप बहुत से किसानों को उधार देते हैं। मुझे भी 1 लाख रुपए उधार चाहिए। बीज, खाद और पानी खरीदने के लिए मैं आपके पैसे ब्याज समेत फसल बेचकर वापस कर दूंगी। तो जाबाज कहता है, तुम जैसी बहुत से गरीब लोग मेरे पास पैसे मांगने के लिए आते हैं। अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा और अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। मैं गरीब किसान हूँ। ये जमीन मेरी एकलौती संपत्ति है जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मुझे विश्वास है कि दुर्गा जी की दया से मेरी खेती अच्छी होगी। मेरी जमीन मेरे पास ही रहेगी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम पर दुर्गा जी की कृपा है कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, समझी? अब अपनी जमीन मुझे दो और पैसे ले लो। फिर पीलू उन पैसों से जामुन के बीज, खाद और पानी की इंतजाम करती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। हे दुर्गा माँ, आपकी बहुत दया है। इस बार की फसल को आप आशीर्वाद दीजिए। इस बार अच्छी फसल होते ही मैं आपका प्रसाद गरीबों में बांट दूंगी। और देवी दुर्गा की कृपा से पीलू को जामुन की बहुत अच्छी फसल होती है। एक दिन जाबाज पीलू के खेत के पास पहुंचता है। पीलू के खेत के जामुन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस छोटी सी चिड़िया ने बहुत अच्छी खेती की है। अब जमीन में कब्जा करने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद पीलू अपने खेत में आती है तो उसको जाबाज इंतजार करता रहता है। जाबाज जी, आप? हाँ, मैं अपनी रकम वसूलने के लिए निकला था। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है, अब पैसे लौटाओ। जाबाज जी, अभी तो फसल उगी है। मैं जल्दी ही इसको बेचकर आपके पैसे वापस करके आपका उधार लौटा दूंगी। मुझे ये सब से मतलब नहीं है। तू मुझे मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं अभी ये जमीन अपने कब्जे में कर लूँगा। ये तो गुंडागर्दी है। आप मेरी जमीन पर कब्जा करने के नियत से ही आए थे। देवी दुर्गा जी से डरिए। आप मुझ गरीब का सब कुछ लूट रहे हैं। पिद्दी चिड़िया, तू मजदूरी के लायक भी नहीं है।
मैं उसके लायक छोड़ूंगा नहीं, तेरे हाथ पाँव तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, अब ये जामुन का खेत मेरा हुआ। जाबाज पीलू की जमीन कब्जा कर लेता है। शाम में पीलू अपने घर आती है और अपना दुख दुर्गा जी से कहती है, हे माँ, आपकी दया से इतनी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस बदमाश जाबाज ने सब कुछ छीन लिया। माँ, मैं आपकी शरण में ही हूँ। मैं सोची थी कि आपकी अच्छे से पूजा करूँगी, आपका प्रसाद गरीबों में बांटूंगी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कोई और काम कर लूं। उसकी भावनाएं सुनकर उसके सामने दुर्गा जी प्रकट होती है। बेटी, तू दुखी मत हो, तू मेरी बहुत प्रिय भक्त है। तेरे साथ हुए अन्याय को मैं जानती हूँ। तुझे कोई दुख देगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगी। उस बदमाश जाबाज को बाकी देने की सजा मिलेगी। मैं तुझे चमत्कारी जामुन का पौधा दे रही हूँ, तू इसे ले और अपने आंगन में लगा दे, फिर देखना। पीलू को दुर्गा जी समझा देती है। पीलू देवी की दया वाली चमत्कारी जामुन का पौधा आंगन में लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो जामुन का पेड़ बन जाता है और उसमें से हीरे के जामुन उग आते हैं। दुर्गा माँ, आपकी शक्ति अपरंपार है, आपकी जय हो माँ। पूरा गांव पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में बात होने लगती है, जिसको सुनकर जाबाज पीलू के घर दौड़ता है। वाह, ये तो हीरों के जामुन है, ये तो चमत्कारी है। पीलू, मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा, बस उसके बदले में ये हीरों का पेड़ मुझे दे दे। जाबाज, तुम बहुत लालची हो। मेरी इतनी छोटी सी जमीन के बदले में तुझे इतना कीमती हीरों का पेड़ दे दूं? ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। मुझे तो इस पेड़ के बदले तुम्हारी पूरी संपत्ति चाहिए। सौदा मंजूर है तो बताओ, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे, तुझे तो बहुत हिम्मत आ गई है। सब माँ दुर्गा जी की दया है। अब आप मुझे इस पेड़ के बदले अपनी पूरी संपत्ति दे दो। मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। मुझे तो किसी भी हालत में ये हीरों के जामुन का चमत्कारी पेड़ चाहिए। इसके लिए मैं तुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद दे रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा इस पेड़ से। तो पीलू कहती है, ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये पेड़। ये ले मेरी पूरी जायदाद की कागजात, अब से ये तुम्हारे हो गए। फिर जाबाज अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी जमीन और दूसरों की ली हुई जमीनें, पूरी जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देता है और उसे वो पेड़ ले लेता है। जाबाज जिन जिन लोगों की जमीन हड़पा था, उन सभी को पीलू बुला बुला कर जमीन वापस कर देती है। और फिर जैसे ही जाबाज चमत्कारी हीरों के जामुन को छूता है, वो मिट्टी में बदल जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये हीरों के थे। तुझे तेरी लालच और गरीबों को सताने की सजा मिली है। जय माँ दुर्गा देवी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ दुर्गा जी प्रकट होती है और जाबाज की पिटाई कर देती है और फिर जाबाज जंगल ही छोड़कर भाग जाता है। बेटी, अब तू इसकी संपत्ति को अच्छे कामों में लगाना। अब से तू मालकिन है, तेरा कल्याण होगा। जय माता दी। और फिर पीलू अपनी भक्ति जारी रखती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा, मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे, राहुल के पापा का अपना काम है,
मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ, मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ हैं। ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले? किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्या पता किसी से गिर गए हो। तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना, जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ खोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है। पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी हैं, पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की तो कहाँ है? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ हैं? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर? मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता? ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं, उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा।